अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम जड़ावाला से आगे बुचिया के इलाका में 563 गाफबे गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक ही FIR कट गई है और वो है 3 कत्ल और 1 ज़ख्मी पर। उसमें एक अगवा भी हुआ है। इस FIR के पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, कौन आया, किसने 3 बंदों को मारा और वो चलता बना, और ये वजह क्या बनी, इन तमाम तर वाक़यात को लेकर हम आज आपके सामने पेश हुए हैं और इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, पस मंज़र रखेंगे आपके सामने आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाज़रीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम 563 गाफबे में मौजूद है और ये इलाका बनता है जड़ावाला के करीब, बुचियाना के करीब। मेरे हाथ में एक FIR है शकील अहमद के नाम से और इसमें जो दफ़ात लगी हैं वो 302, 324, 148, 149, 396A, 363 और 109। इन दफ़ात के तहत ये FIR दर्ज की गई है। इसमें 3 कत्ल हुए हैं और एक बंदा ज़ख्मी भी है, अगवा भी हुआ है इसमें। और ये एक ऐसी स्टोरी है कि जो जड़ावाला में इस वक्त गर्दिश कर रही है। अब जिस एरिया में इस वक्त हम आके बैठे हुए हैं, ये एरिया अगर शहर की निस्बत देखा जाए तो काफ़ी बैकवर्ड एरिया है और यहाँ पे इस तरह की वारदातें होती हैं। थाना लुंडियावाला इसको लगता है। थाना लुंडियावाला पे हमने पहले भी बड़े प्रोग्राम किए हैं और थाना लुंडियावाला की कारकर्दगी भी हमारे सामने है और वहाँ पे जो भी SHO साहब आते हैं उनका एक अपना ही मयार होता है। मैंने लास्ट टाइम जब थाना लुंडियावाला में एक प्रोग्राम किया था तो वहाँ पे उन्होंने एक ऐसे बंदे पे FIR दर्ज कर रखी थी जो 2-3 साल से मर चुका था। और उसके बाद जब हमने उनसे रब्ता किया और उस वक्त मेरा ख़्याल है मोहम्मद अली साहब एक SHO थे वहाँ पे, और मैं आपको सिर्फ ये मवाजना करके बताने लगा हूँ कि थाना लुंडियावाला की क्रेडिबिलिटी क्या है। कि CPO फैसलाबाद साहब अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपको इस थाने की क्रेडिबिलिटी का बता रहा हूँ कि वहाँ पे एक SHO साहब ने एक ऐसे बंदे पे FIR दर्ज कर दी जो 3 साल पहले मर चुका था। और उसके बाद फिर जब तफ्तीश की गई तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि इस पर्चे को खारिज करना है, इसको मेंटेन करना है, बंदा ज़िंदा कैसे करना है कब्र में से निकाल के, ताकि उस FIR को मज़ीद चलाया जा सके। तो ये उस थाने की एक मुख्तसर सी दास्तान है जहाँ पे ये FIR दर्ज हुई है जिसमें 3 कत्ल है। इस वक्त मेरे साथ इस FIR के मुद्दईयान में 2 गवाह हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। इसके जो मुद्दई हैं वो शकील अहमद साहब हैं। उन्होंने अपनी मुद्दईयत में ये पर्चा कटवाया है जिसमें ये मुख्तलिफ़ दफ़ात लगी हुई हैं। 302 कत्ल की होती है, उसके बाद एक बंदा मजरूब है, 324 उसकी लग गई। किसी एक बंदे के इमा पे किया, 109 उसकी लग गई। उसके बाद 363 लगी हुई है, वो अगवा की है। और डकैती की एक तरह से वारदात भी ये बनती है। तो इस तरह से उन्होंने 149, 148 वो अनलॉफुल असम्बली की है। तो ये सारी दफ़ात उन्होंने ऐड करके इस FIR को उन्होंने दर्ज कर लिया। और इस वक्त 2 ऐसे बंदे मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो इस FIR में गवाहान हैं और जो जाए वक़ूआ है वो मेरी लेफ़्ट साइड पे है इस वक्त। और जिस एरिया में मैं बैठा हुआ हूँ ये 563 गाफबे है। ये बैकवर्ड एरिया है, जाते हुए हम आपको रास्ता भी दिखा रहे थे। और ये यहाँ की सूरत हाल है। अब 3 बंदे कत्ल हुए हैं, इसके अंदर वो कौन कौन है उनके बारे में दरियाफ्त कर लेते हैं। इसकी वजह क्या बनी है, वजह नाद वही है जो ये बता रहे हैं। इसके अलावा जो मजरूब हुआ है उसने अब तक क्या बयान दिया है और अब तक पुलिस ने अपनी क्या कारकर्दगी दिखाई है, इस पर हम बात करने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। नाम क्या है आपका? सदाम हुसैन। अच्छा सदाम भैया, जिस दिन ये वाक़या हुआ है जी, आप कहाँ पे थे उस वक्त? मैं बाहर दरवाजे में फ़ोन सुन रहा था। बाहर दरवाजे में फ़ोन। ये वाक़या हुआ क्या था, ये ज़रा मुख्तसर बताएं। जो FIR में आपने वाक़या है और फिर CPO फैसलाबाद को भी इसका इल्म होगा, जो हमारे मुख्तलिफ़ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके हुक्काम को पता चलेगा तो ये इतनी बड़ी वारदात मंजर पे आने के बाद ही आपका कुछ किया जा सकेगा, उन मुल्ज़िमान को तलाश किया जा सकेगा। हमने जो हमारे पास जो हमारे इल्म में आया है वो ये है कि जिन बंदों ने ये वारदात की है वो क्रिमिनल हैं पहले से ही और उनको आज नहीं तो कल उनका पकड़ा जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपका बोलना भी इस मद में बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं बोलेंगे, इसी तरह से चलता रहेगा तो ये जो सब कुछ है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपके वालिद साहब जो थे वो इसमें उनकी डेथ हुई है और आपके भाई की तो एक मजरूब भी है, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा। आप बोलेंगे, आप बाहर बैठे हुए हैं, आप सेहतमंद हैं, आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आप इस काबिल हैं कि आप उनके हक़ में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, इस केस की पैरवी कर सकते हैं। इसलिए आपको बताना है कि ये वाक़या क्या हुआ था, उस रात क्या चल रहा था,
मुल्ज़िमान के साथ आपके जो भी इख्तलाफात थे, जो भी मामलात थे, वो क्या थे, वो ज़रा बताएं आप पहले ये बताएं करते क्या हैं आप? मैं काम करता हूँ लाहौर में। लाहौर में काम करते हैं? जी। क्या काम करते हैं आप लाहौर में? मैं कुकिंग का काम करता हूँ। कुकिंग का काम करते हैं। अच्छा, तो कितने साल से आप लाहौर में ही हैं? 3 साल से। 3 साल से। अब मुझे ये बताएं कि जब ये वाक़या हुआ था तो आप बाहर दरवाजे में थे? जी, मैं फ़ोन सुन रहा था अपने सर का। अच्छा, सर का फ़ोन सुन रहे थे। जी। तो वहाँ पे आपको प्रॉपर कोर्स वगैरह करते हैं लाहौर में कुकिंग का, जिस तरह से आम तौर पे ये जो शेफ़ होते हैं ये वाला है, या किसी लोकल बंदे के साथ कुकिंग करते हैं? नहीं नहीं, हाँ? मैं किसी लोकल बंदे के साथ गया था। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप अपने घर में किस जानिब खड़े थे जब मुल्ज़िमान आए? मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था। तो उसके बाद मुल्ज़िमान आए, वो आपके सामने अंदर एंटर हुए? जी। ठीक है। दरवाज़ा खुला ही था? दरवाज़ा खुला था, मैं फ़ोन सुन रहा था। हाँ। उन्होंने आते ही मेरे थप्पड़ मारना शुरू कर दिए ठीक है। और मुझे घसीट के अंदर ले गए। ठीक है। और एक बंदे ने ऐसे मुझे नीचे गिरा के मेरे ऊपर खड़ा हो गया गन लेके। बाकी जो 7-8 आदमी हैं वो आगे अंदर चले गए। ठीक है। अंदर मेरी बहनें हैं, भाई हैं, भाभी हैं, अब्बू सब बैठे हैं इकट्ठे सेन में, गपशप कर रहे थे। उन्होंने जाते ही भाई को मारना शुरू कर दिया, अब्बू को। ठीक है। छोटा भाई जो नज़ीर है वो बचाना शुरू हो गया, भाई ने भी आगे उसे हाथ मारे, थप्पड़ उसे मारे। इतनी देर में उसने गोली मार दिया भाई को, फिर अब्बू को मारने गालियाँ देने शुरू हो गए। फिर छोटे भाई को उन्होंने गोली मारी है। तो आपको समझ नहीं आई कि हो क्या गया? ये सारा वाक़या जो पेश आया आपके साथ, ये कितने मिनट में आया होगा? यही कुछ 2 से 3 मिनट में। 2 से 3 मिनट में उन्होंने कार्रवाई की और वो निकल गए? जी। अच्छा, उसके बाद वो जो अदनान नामी बंदा है वो कहाँ पे मारा गया? वो उसका नहीं सर पता मुझे। उसका आपको नहीं पता? नहीं। ठीक है। अच्छा, और जो आपका भाई ज़ख्मी है हॉस्पिटल में, वो अब बात वगैरह करता है? नहीं सर, अभी नहीं। अभी नहीं करता? नहीं। उसको कितनी गोलियां लगी हैं को पता? एक लगी है। एक ही गोली लगी है। ठीक है। और अब आप मुझे ये बताएं कि इस सारी सूरत हाल में अभी आप ख़तरा महसूस करते हैं यहाँ पे रहते हुए दोबारा से, कि जी वो दोबारा ना आ जाएं? केस तो आपका फ़ाइल हो चुका है, FIR आपकी दर्ज हो चुकी है, केस आपको लड़ना भी है, ठीक है ना? तो ऐसी सूरत में जो मुल्ज़िमान जो पहले से ही क्रिमिनल होते हैं उनकी तो कोशिश ये होती है कि पीछे कोई केस लड़ने वाला भी बाकी ना बचे। जी। तो ऐसी सूरत में आप ख़तरा महसूस करते हैं यहाँ पे, या आप सोचते हैं कि यहाँ से छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए? जी सर। वो कोई एहतियाती तदाबीर के तौर पे आपने कुछ किया है इस घर में रहते हुए उस दिन से आज तक? अभी बस ऐसे ही? अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन आज सर को कहा है कि हमें सिक्योरिटी पूरी दें। अच्छा, हमें खतरा है। ठीक है। और एक हमारा गांव के बाहर घर है, हमें बहुत खतरा है उनसे। उन्होंने क्या कहा आगे से? उन्होंने कहा ठीक है जी, आप रिपोर्ट दें अंदर, सर से बात करें, फिर आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आप अपने साथ असला भी रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ज़रा इनको दें आप। आपका क्या नाम है? नूर अहमद। थोड़ा जा कॉल करो माइक नू कॉल करो। हाँ जी। नूर अहमद। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप उस वक्त कहाँ पे थे जब ये वाक़या हुआ? मैं अभी घर पर ही था। घर पर ही थे? हाँ जी। तो क्या हुआ वो वाक़या, ज़रा आप मुख्तसर बताएं तफसील के साथ। मैं उधर ही पहले बैठा हुआ था पास ही। ठीक है। मेरा एक भाई बहन हुई है और सिस्टर मेरी, वो उठ कर ना अपनी घर जा रहे हैं। ठीक है। मैं दरवाज़ा बंद ही करने गया हूँ, ये बाहर निकल आया। मैं दरवाज़ा बंद कर, इसके साथ उन्होंने बदतमीजी की है, लड़े झगड़े हैं। जब मैंने देखा, शोर देखा, तो गाली गलोच और फायरिंग शुरू हो गई है। मैं दरवाज़ा बंद कर रहा हूँ, मेरे हिम्मत नहीं रही कि मैं दरवाज़ा बंद करके यहाँ खोल के बाहर निकल जाऊँ। ठीक है। मैं उधर ही गिर पड़ा हूँ। फिर फायरिंग होती रही है, मैं बेहोश उधर ही पड़ा रहा हूँ। 10 मिनट बाद मैं उठकर देखा, बाहर को निकला, बाहर से आदमी दौड़ कर आ रहे हैं। मैंने बोला कि उधर हमारा सब कुछ बर्बाद कर गया, हमें मार गए हैं। फिर हम अपने भाइयों के पास आए हैं। एक भाई इधर मरा हुआ पड़ा हुआ है, एक की हालत बिल्कुल ही सीरियस है, उसने हाथ हिलाया। फिर मैं वालिद साहब के पीछे भाग कर गया हूँ। उसके पीछे मैंने देखा ब्रेस्ट मारे हैं, फिर अंदर जाकर ब्रेस्ट मारे हैं। फिर वो चारपाई के ऊपर बैठा, उधर ब्रेस्ट मारा। उधर से उठा, वो उसने अपनी बंदूक लेने गया, या उसको बंदूक पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। उधर फिर लेटे हुए बेड के ऊपर उधर ब्रेस्ट मारा। उधर से मैंने उसको पकड़ा, वो पहले भाग चुके थे उधर से। अच्छा। फिर मैंने वापसी आकर उसको पकड़ कर बाहर लेकर आया। मेरे हाथों में कभी कह रहा है मेरे बाजू दबाओ,
मेरी टांगे दबाओ, मेरे हाथों में 15-20 मिनट तक वो ऐसे ही मसला चलता रहा। बाकी वो वारदात करके इसी दरवाजे से वापस चले गए हैं। 10 हैं, 12 हैं, 14 कितने हैं, इतने आदमी थे। अच्छा, और जो भाई आपका जख्मी था हाँ जी। उसकी हालत उस वक्त क्या थी? उसने ना, मैंने देखा बस एक दफ़ा उसने अपना हाथ हिलाया था बस। फिर काफ़ी आदमी आ गए थे घर में। इनको मैंने बोला कि इसको पकड़ो, इसका अभी साह है अभी। बस 112 को कॉल कर रहे हैं, पुलिस को 15 की कॉल की है, पुलिस को भी कॉल की है। मौके पे कोई नहीं टाइम पे पहुंचा, 1 घंटा 1.5 घंटे बाद पहुंचे। अच्छा, वैसे आपके घर से लुंडियावाला थाना का फासला कितना है, आइडिया है कोई? तकरीबन 20 किलोमीटर होगा। 20 किलोमीटर का फासला। 20-25 और किलोमीटर। 20 से 25 किलोमीटर भी अगर हो, या 10 किलोमीटर हो, या 15 किलोमीटर हो, तो 15 किलोमीटर तकरीबन तो बुच्चे की है, तो 20 तो इतने फासले से पुलिस की अगर वैन चलती है तो वो कितनी देर में आ सकती है आपके यहाँ पे गाँव में? चौकी बुचियाना नज़दीक है इधर से, 10 चौकी बुचियाना मिनट से ही अगर कोई आए तो चौकी 10 बुचियाना मिनट में, भी नहीं लगते। चौकी बुचियाना में कोई वैन वगैरह है उनके पास? हाँ जी, गाड़ी एक है उनके पास? गाड़ी है। अच्छा, तो वो कितनी देर में आ सकती है, कोई आइडिया है आपको? 10 मिनट, 15 मिनट? 10-15 मिनट के अंदर पहुंच जाते। लेकिन कोई नहीं आया? कोई नहीं, 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? बाद 112 में। भी नहीं आई? 112 वाले आए ने, वो भी 1 घंटे बाद ही तकरीबन। 1 घंटे के बाद? हाँ जी। उस वक्त तो जो जख्मी बंदा हो, अगर वो उसकी नाजुक हालत हो, वो तो वैसे भी नहीं बच सकता। हाँ जी। ऐसी सूरत में। तकरीबन 40-45 मिनट तक वो सांसें ले रहा था, मेरे से बात कर रहा था, बोल रहा था कि मुझे पानी दो, मेरे बाजू दबाओ, मेरी टांगे दबाओ। और तो देख उस पूरे सिनेरियो में यहाँ पे गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं है कि जिसको डाल के ले जाया जा सकता उसको खुद से ही? गाड़ी तो हैं, बस अपनी कश्मकश में थे कि इसको ठीक उठाओ, है। इसको उठाओ। कोई समझ ही नहीं आ रही थी कोई कि क्या समझ करना। नहीं आ रही थी क्या करें। ठीक है। 112 वाले ननकाना से तो पहले आ जाते थे 10-15 मिनट में, हाँ, लेकिन उस दिन 1 घंटा लेट आए हैं। ठीक है, यानी कि पुलिस आपके नज़दीक जो है वो जिस तरह से उनको आना चाहिए था नहीं मौके पे आई। वो नहीं आए। नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो मुल्जिमान आए किस रास्ते थे, इस बात का पता आपको, या वापस किस तरह से गए थे, ये आपको पता है कि रास्ता कौन सा था, या इस गांव से निकलने के रास्ते कितने हैं? रास्ते तो 3 हैं, अच्छा, लेकिन आए भी इधर से ही हैं, और गए भी इधर गए से? भी इधर से ही हैं। यही रूट जो निकल हाँ रहा है इधर से? इधर से। और अगर पुलिस आए तो वो भी इसी रास्ते से ही हाँ आए? जी, इधर से। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर फौरी तौर पे वो अगर निकलते वहाँ से तो ऐन मुमकिन था कि उनका आपस में सामना हो जाता? हो सकता है, सामना हो सकता था। अगर वो इधर से ही गए हैं तो इधर से जाहिर है आते अगर थे, पुलिस हो भी सकता है। सामने से ही है तो उनका सामना हो ही हो सकता सकता था। था। और ये मोटरसाइकिलों पे आए थे? मोटरसाइकिलों पे आए थे। वो आइडिया है कितनी मोटरसाइकिलें थी? तकरीबन 5-6 मोटरसाइकिल हैं। 5-6 मोटरसाइकिलों पे, और तकरीबन सबके पास ही असला था? हाँ जी, सबके पास ही। सबके पास ही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये इतनी बड़ी वारदात जो थी, ये इसकी वजह क्या बनी? कि मतलब एक बंदा आता है, वो आया, वो आके उसने सीधे फायर खोल दिए हैं, ब्रेस्ट मारे उसने, 3-4 बंदे उसने वैसे ही ख़त्म कर दिए हैं, तो ये रीज़न क्या बनी इसके पीछे, इतनी बड़ी वजह क्या थी? इसके पीछे ना, हमारी एक सिस्टर उधर शादीशुदा उधर, ठीक है। उसका बड़ा भाई है फौजी असलम है, हम्म, उसके बेटे हैं, उनकी उसकी ना वालदा हमारे घर आई है, 563 में को ख़त्म था, वो इधर आई है, बोल चाल नहीं था, तो भाई बड़ जो फौत हो गया उसने बोला कि हमारे घर में क्यों आई है, हमारा बोल चाल नहीं है, तो क्यों आई है इधर। एक कमरे में गई है, दूसरे कमरे में गई है, तीसरे कमरे में गई है। ठीक है। फिर वो जा रही है वापस, उधर से भाई उसको मिल गया, उसने बोला क्यों आई हो, हमारा बोल चाल नहीं, तो इधर क्यों आई हो। वो चली गई है, दरवाज़ा बंद कर दिया। पता नहीं उसने क्या बोला उधर जाकर, कि बेइज्जती की है या गाली गलौज की है, कुछ नहीं किया हमने। रात को ये वाक़या हो गया हमारे उसी साथ। दिन उसी रात? उसी रात उसी दिन ही। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आप कि यहाँ पे रहते हुए आप ख़तरा महसूस करते हैं कि हाँ जी, बाहर? बड़ा ख़तरा महसूस करते हैं। मैं 4 दिन हो गया, 5 दिन नींद भी नहीं आ रही रात को। तो इतना इस हवाले से आपने पुलिस को आगाह किया है कि आज ही ये की वाक़या? है, पुलिस को आगाह की है, तो आए थे इधर अफसर एक, उसने बोला एप्लीकेशन दो और असला आपके पास जो भी है असला रखो, 2 आदमी हो 3 आदमी हो, कोई कार्रवाई करे तो मेरे से बात कराना, अपना नंबर भी दे कर गए हैं। ठीक है।
ठीक है। अच्छा, ये एक बंदा जो अदनान नामी बंदा है, इसका क्या वाक़या हुआ इसके दरमियान में सारा? जो तीसरा बंदा जो मरा बीच में, वो इधर नहीं मरा, वो कहीं और जाके मरा? उनके साथ आया या इसका पता नहीं हमें, साथ लेकर आए हैं। उनके घर वाले कह रहे थे वो साथ ही लेकर आए हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो इधर नाल साथ लेकर आए हैं। या रास्ते में उस जख्मी किया, रास्ते में मारा, इधर नहीं मारा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पुलिस की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं या आपका तकाजा क्या है? आप क्या चाहते हैं, फिल फौर क्या होना चाहिए कि जो फौरी तौर पे किया जा सके? क्योंकि सज़ा मुल्ज़िमान होनी का चाहिए। आपको पता है कि मुल्ज़िमान अब भागे हुए हैं। आमतौर पे हम नाजरीन हम देखते हैं कि ये पंजाब पुलिस का वतीरा रहा है कि जब भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है तो पुलिस ये कहती है कि मुल्ज़िमान को आप पकड़वाएं। वो कहाँ पे हैं इस वक्त, उनको आप ढूंढें, हमें बताएं, हम आपके साथ चलते हैं, हम जाके छापा मारेंगे, बंदे उठा लेंगे। उसूली तौर पे तो ये होना चाहिए, जो कि बात भी है, कि पुलिस का ये काम है बंदे तलाश करना। पुलिस ने जियो फेंसिंग करनी है, पुलिस ने ही मोबाइल डाटे निकालने हैं, पुलिस ने ही रूट जो है वहाँ पे नाके लगाने हैं, और पुलिस का काम है कि किस तरह से बंदे तलाश करने हैं। ये जो विक्टिम होता है ये आपकी सिर्फ मदद कर सकता है, ये विक्टिम आपको सिर्फ बता सकता है कि ये फ़लाँ घर में उनके ख़ानदान बसे हुए हैं, इस गांव में आप जाएंगे तो आपको इनके फ़लाँ रिश्तेदार मिलेंगे, यहाँ पे आपको फ़लाँ मिलेंगे, जहाँ पे मुमकिनात हो सकता है कि यहाँ पे बंदे मौजूद हैं। लेकिन इससे ज़्यादा विक्टिम नहीं कर सकता। विक्टिम को तो अपनी पड़ी हुई है। अब जिस घर में 2 कत्ल हो जाएं, एक बंदा ज़ख्मी हो जाए, उनकी बहन को अगवा करके, बच्चों को अगवा करके कोई ले जाए, और वो तो इस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकलते, उनको तो एक शौक़ होता है। ऐसी सूरत हाल में अगर आप ये कहें कि जी आप बंदे ढूंढें और बंदे ढूंढ के हमें बताएं आपके यहाँ पे मौजूद हैं, हम छापा मार के बंदे अरेस्ट कर लेंगे, ये कोई तुक्की नहीं बनती। पंजाब पुलिस है या CPO साहब है, CPO साहब आप जब SHO साहब को मुख्तलिफ़ किस्म के इनामात दे रहे होते हैं तो उनको थोड़ी सी तरगीब भी दिया करें कि बंदे पकड़ने में थोड़ा सा तो शातिर हो जाया करें। यहाँ पे आपको कोई बंदा निकले और निकलने के बाद आए दिन हम देखते हैं कि लोग इल्ज़ामात लगाते हैं कि पैसे लेते हैं तो चलते हैं साथ। यहाँ पे पाकिस्तान में पंजाब पुलिस में वो कौन सा ऐसा कारनामा है जो पंजाब पुलिस ने नहीं कर रखा? आपने छापा मारने के लिए जाना तो आपने तेल के पैसे लेने हैं। मतलब ये यहाँ पे हाल है। ऐसी सूरत में आप इस तरह के क्रिमिनल लोगों को पकड़ेंगे कैसे? जो बंदा यहाँ पे आया, जो पहले भी उसका कोई रिकॉर्ड है या नहीं है, अगर उसका पहले भी कोई रिकॉर्ड है, वो पहले से रिकॉर्ड याफ्ता है, तो ऐसी सूरत में उसका पकड़ा जाना तो इस वाक़े से पहले भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन थाना लुंडियावाला की क्रेडिबिलिटी तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक वाक़े से मुख्तसरन थी कि अगर वहाँ पे इस तरह से FIR'ें दर्ज की जाती हैं तो ऐसी सूरत में आप ऐसे मुल्ज़िमान जो क्राइम करते हैं, दंदनाते फिरते हैं, उनको आप नहीं पकड़ सकते, तो आप थाना बंद कीजिए, कुछ और कीजिए। अगर आपको इस मशवरे पे अमल नहीं करना आता तो फिर आप बंदे पकड़ लीजिए। अब सवाल ये है कि क्या ये लोग जो यहाँ पे विक्टिम बैठे हुए हैं ये ख़ुद उन बंदों को ढूंढ सकते हैं? मुझे ये बताएं, आपको कोई आइडिया है कि वो कहाँ पे होंगे इस वक्त? नहीं जी, कोई आइडिया नहीं। मतलब उनके घर, उनके रिश्तेदारों के घर, कि वो पहले भी अगर क्राइम करते रहे हैं तो वो पहले भी तो कहीं भागते होंगे। नहीं, इस चीज़ का नहीं इल्म, कहाँ भाग के चले जाते हैं, वारदातें करते हैं, कहाँ चले जाते हैं। करते हैं वैसे वारदातें? हाँ जी, पहले भी वारदातें करते रहे? हाँ जी। ठीक है, लेकिन पकड़े नहीं गए कभी? पकड़े नहीं गए। पकड़े नहीं गए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप पंजाब पुलिस से, सरकार से, IG पंजाब से तकाजा क्या करना चाहते हैं? क्या होना चाहिए फौरी तौर पर? इंसाफ होना चाहिए, सानू इंसाफ मिलना चाहिए, बंदे पकड़े जान, उन्होंने सज़ा होए, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है नाजरीन, ये इन दोनों की आपने ये गवाहान है इस FIR में, और हम आपको जाए वकूआ पर लेकर चलते हैं। यहाँ पे अहले मोहल्ला भी खड़े हैं और एक बड़ी तादाद है। इन लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है उसका अजाला करना जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों ने इनके साथ ये जुल्म किया है उनको सज़ा दिया जाना ये मुमकिन है। और इस सज़ा को मुमकिन बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं उनको अपना किरदार अदा करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो आपको पता है कि जब किसी पर जुल्म किया जाता है तो वो ज़रूर अपना अजाला करने के लिए उसका बदला ज़रूर लेता है। हम इस बदले की फ़ज़ा को कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते जब तक कि उन मुल्ज़िमान को सज़ा नहीं मिल जाती। अगर आप सही तरीके से इंसाफ के जो पैराए हैं या जो पैमाने हैं उनको अगर आप पूरा करते हैं तो उसी सूरत में आप ये तवक्को कर सकते हैं कि बदले की आग में कोई जलता हुआ शख्स किसी दूसरे को कत्ल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इंसाफ ही मुहैया नहीं करते,
आप लोगों की एफआईआर को एक रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि जब कभी मुलजिमान हमारे हत्थे चढ़े हम पकड़ लेंगे। ऐसी सूरत में आप इसको इंसाफ देना कभी भी नहीं कहते। प्रोसिक्यूटर और जो भी तफ्तीशी इसका लगेगा वो किस तरह से इसकी तफ्तीश करेगा, कितना स्ट्रॉन्ग केस बना के वो अदालत में पेश करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम जाए वकूआ पर चलते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उन मुलजिमान की एंट्री हुई और किस तरह से उन्होंने जो 2 कत्ल हुए वो किए और एक मजरूब जो था उसको कहाँ पे गोली लगी। ये हम आपको जाए वकूआ पे लेकर चलते हैं और वहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। नाजरीन, इस वक्त हम घर के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे ये वाक़या पेश आया है और इनके ताया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। दरवाज़ा ये सामने है मेरे सामने। मुझे ये बताएं कि इधर से जब वो लड़का जो है उनका भाई जो है मकतूल का, वो बाहर गया, बाहर जाके उसने फ़ोन सुनना शुरू किया और इतने में वो अंदर आ गया। जी। अच्छा, उसके बाद यहाँ से कैसे चारपाइयाँ बिछी होती हैं या क्या? सामने चारपाइयाँ लगी हुई थी, ठीक है। वो बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। जहाँ पे ये इस वक्त पीढ़े पड़े हुए हैं यहाँ पे चारपाइयाँ पड़ी हुई थी, ठीक है। वो खाना खा रहे थे, यहाँ भागते हुए यहाँ से अंदर आए हैं, गाली गलौज की है, ठीक है। तो फायरिंग खोल दी हम लोगों ने यहीं पे? जी, यहीं पे। ठीक है। और किस तरह से गिरे? जो मजरूब था वो कहाँ पे गिरा? वो आगे था, पंखे के साथ गिरा हुआ था। ठीक है। वहाँ पे भी अभी ब्लड वगैरह पड़ा हुआ? पड़ा होगा। नाजरीन, ये वो जगह है जहाँ पे इशारा किया जा रहा था। यहाँ पे इस वक्त पीढ़े पड़े हुए हैं, यहाँ पे चारपाइयाँ थी पड़ी, यहाँ पे आके उन्होंने उधर से सामने से आए और सामने से आके उन्होंने फायर खोल दिया और यहाँ पे जो है वो इनकी बॉडीज़ गिरना शुरू हुई। उसके बाद ये वाला जो ब्लड है ये किसका है? नज़ीर का, जो भाई जिसकी डेथ हो गई है? नहीं, वो जो मजरूब है। और जो जिनकी डेथ हुई थी वो कहाँ पे गिरे? वो भाई जो लीडर गिरा दोनों? ठीक है, चले आ जाए। ये नाज़रीन वो जाए वकूआ है और यहाँ पे इनका मजरूब भाई जो था वो गिरा। पीछे जो है वो इनके वालिद की डेथ हुई, वहाँ पे वो गिरे, क्योंकि सारे एक ही जगह पे मौजूद थे और उन्होंने यहाँ पे खड़े होके सामने इधर सामने खड़े होके फायरिंग की। सामने उन्होंने खड़े होके फायरिंग की है ना। अच्छा, वाला साहब इधर को अंदर को भाग गए, ये फायरिंग लगी हुई है, ब्रेस्ट लगे हैं। ठीक है। फिर अंदर चारपाई है, उधर जाकर वो ये नाजरीन आप देख रहे हैं कि ये गोलियों के निशान हैं। ठीक, दरवाजे पे बेटी में भी लगे हुए, दरवाजे पे। ठीक है। ये गोलियों के निशान हैं, ये दीवार पे भी हैं, इनके दरवाजे पे भी हैं और अंदर जो पेटियां वगैरह और जो संदूक पड़े हैं उनके ऊपर भी लगे हुए हैं। अंदर जाकर ब्रेस्ट मारे, अंदर जाकर ब्रेस्ट मारे, अंदर जाके ब्रेस्ट मारा, अंदर भी ब्लड था। नाज़रीन, ये कमरा है जहाँ पे इनके वालिद साहब जो थे वो यहाँ से भाग के यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने अंदर आए और अंदर आके जैसा कि आपने फुटेज में देख भी रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने इनको दोबारा से फायर मारे और ब्रेस्ट लगे और वो जो गोलियाँ हैं वो मुख्तलिफ़ पेटी और संदूकों में भी लगी हुई हैं। और ये सारा वो वाक़या जो है यहाँ पे उस दिन पेश आया है और ये किसी भी घर के लिए एक कोहराम ही है कि जहाँ पे एक ही घर में 2 बंदे जो हैं वो कत्ल हो जाएं, एक जो है वो शदीद ज़ख्मी हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पंजाब पुलिस पे भी है कि ये पूरा इलाका जो है ये इतना ख़तरनाक है कि यहाँ पे अगर किसी का कत्ल होता है तो उसको आप बचा नहीं सकते किसी भी सूरत में। हमारे साथ इसी इलाका से हमारे रिपोर्टर हैं एहसान, और वो इस इलाका से मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें जो हैं वो देते हैं, बड़े एक्टिव रिपोर्टर हैं और यहाँ पे उनको ये भी पता है कि क्राइम की रेशो क्या है, सूरत हाल क्या है और वाक़यात जो हैं वो किस तरह से पेश आते हैं। एहसान, मुझे ये बताएं कि ये जो वाक़या है, एक तो ये 3 कत्ल हैं, इससे पहले क्या कुछ होता रहा है इस एरिया में? और थाना लुंडियावाला हो गया या आपके एरिया में जो चौकी है वो किस तरह से काम कर रही है? मतलब क्राइम रेशो क्या है? क्राइम रेशो कम हुई है, ज़्यादा हुई है, क्या सूरत हाल बनी है? मनान, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो वाक़या पेश आया है हाल ही में 563 का, ये एक अफसोसनाक वाक़या है और फ़िज़ा सोगवार है। इससे पहले भी तकरीबन 1-1.5 साल कबल इस तरह का वाक़या पेश आया था इसी रोड पे,
जिसमें 5 अफराद को कत्ल कर दिया गया था ठीक है। बेदर्दी से। बिल्कुल। फायरिंग हुई थी वो तकरीबन वैन पे, और इस वैन में जो है वो 5 अफराद जो हैं वो कत्ल हो चुके थे। 3 अफराद का ताल्लुक 563 गाबे से था। ठीक है। मैं समझता हूँ कि ये एक दूसरा झटका लगा है जो इलाका मकीन है उनको, और ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात अच्छा, है। मुझे ये बताएं कि ये जो 5 कत्ल वाली दास्तान थी, इसमें क्या बना था? वो मुल्जिमान पकड़े गए थे, नहीं पकड़े गए, क्या हुआ था उनका? उन 5 कत्लों में अभी तक पुलिस की जानब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो मुल्जिमान अभी भी फ़रार हैं, मुल्जिमान पकड़े नहीं गए। पहले उन्होंने कुछ ख़वातीन को गिरफ़्तार किया था, कुछ उनके रिश्तेदारों को गिरफ़्तार किया गया था इसी बिना पे कि शायद उनकी गिरफ़्तारी मुमकिन हो सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। रवायती वो फिर बाद कार्रवाई में फिर उन्होंने छोड़ दिए, वो बाद में उन्होंने छोड़ दिए थे। छोड़ने पड़े वो, छोड़ने उन्होंने पड़े। इस वजह से किया होगा कि शायद मेन मुल्जिम जो है वो हमारे हत्थे चढ़ जी जाए। बिल्कुल, लेकिन अच्छा। वो हत्थे नहीं चढ़े। तो क्राइम रेशो जो है वो मैं समझता हूँ कि जड़ांवाला के दीगर 7 थानों की निस्बत थाना लुंडियावाला जो है वो जराइम की शरह में काफ़ी हद तक इसमें इजाफा है। चोरी, डकैती, राजधानी, कत्ल और दीगर इस तरह की वारदातें मामूल के मुताबिक यहाँ पर होती हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको ये बताऊँ कि जब ये कत्ल हुए थे 5, तो उस पर IG पंजाब ने नोटिस लिया था और बुचियाना चौकी को थाने का दर्जा देने के लिए कवायफ भी तलब किए गए थे। ठीक है। लेकिन वो भी रद्दी की टोकरी साबित हुए। अगर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर नफरी पूरी हो बुचियाना चौकी में, या इसको थाना का दर्जा दे दिया जाए, तो कम अज़ कम ये इतना बड़ा एरिया है। जड़ांवाला तो वैसे ही पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, और थाना लुंडियावाला का भी बहुत सारा एरिया है, बहुत सारे देहात इसमें लगते हैं, और आपने देखा कि बैकवर्ड इलाके हैं, और इन इलाकों में जराइम होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन पर कंट्रोल करना जो है वो पुलिस की ज़िम्मेदारी है, और इसके लिए कोई मुनासिब हिकमत अमली भी पुलिस को तैयार करनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर ये थाने का दर्जा दे देते हैं चौकी को, जी। तो यहाँ पे नफरी भी बढ़ाएंगे, या वैसे ही मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे ही थाने का दर्जा देने के बाद अगर वैन उनके पास वही रहती है जो है, और नफरी भी उनकी वैसे ही रहती है, तो थाने के दर्जे से फ़ायदा होगा कुछ? जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो अफसरान पे मुनहसर है कि वो अगर वो इस थाने को दर्जा देते हैं चौकी को थाने का, तो इस पर जो है वो उनको नफरी भी बढ़ानी चाहिए, मोबाइल वैन्स देनी चाहिए, तमाम तर सहूलियात जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल करें ताकि इलाकों में अच्छा, जराइम ये की। जो इलाका है यहाँ से हम बड़ा फासला तय करके आए हैं मेन से जी। अंदर की तरफ, और ये सारे का सारा फासला जो है ये बड़ा सुनसान और बड़ा खौफनाक किस्म का। रात को तो अच्छा खासा यहाँ पे डर लगता होगा लोगों को आते जाते हुए। तो इस पूरे फासले के दरमियान में इस तरह के और भी गांव हैं यहाँ पे कि जहाँ पे मेन से फासला जो है वो इतना ही हो, मेन रोड से? सर देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये गांव ही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गांव हैं, देहात हैं, इलाके हैं जो मेन रोड से काफ़ी हट कर हैं, और जराइम की रेशो बहुत ज़्यादा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आपने देखा है कि झाड़ियाँ हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, कोई भी रात को सफ़र नहीं करता, डरता कि कोई डकैती की वारदात ना हो जाए, कोई चोरी की वारदात ना हो जाए, कोई डाकू उनको रास्ते में ना रोक लें। तो इस वजह से ये इलाका जो है वो बड़ा बदनाम भी है। मनशियात के हवाले से भी अगर देखा जाए, चोरी डकैती के हवाले से देखा जाए, तो अगर इनकी रेशो चेक की जाए तो बहुत ज़्यादा FIR बहुत ज़्यादा हैं इस इलाके में चोरी डकैती की। ख़ास तौर पर चोरी डकैती की वारदातें इस इलाके में एक मामूल के मुताबिक हो रही हैं, लेकिन कारकर्दगी अगर देखी जाए तो वह बिल्कुल ज़ीरो है। बिल्कुल ज़ीरो। थाना लुंडियावाला की कारकर्दगी बिल्कुल नील है, किसी किस्म की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। लोग थानों के बाहर रुल रहे हैं, अपनी दरख्वास्तें पकड़कर वो अपने इकट्ठ के लिए रो रहे हैं कि हमारा इकट्ठ करके हमें कोई इंसाफ फराहम किया जाए, हमारी सुलह करवा दीजिए। लेकिन पुलिस बिल्कुल ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है, किसी किस्म की कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। ये एहसान साहब थे, यहाँ के रिपोर्टर हैं, एक्टिव हैं यहाँ पे, इनको करंट सिचुएशन का भी पता है, सूरत हाल क्या चल रही है, थाने क्या करते हैं, जराइम की रेशो क्या है, मुल्जिमान को किस तरह से पकड़ा जाता है, नाके लगाए जाते हैं या नहीं लगाए जाते, जो रास्ते हैं उनको किस तरह से महफूज बनाया जा सकता है, ये पुलिस जानती है लेकिन करती नहीं है। ऐसी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान CPO फैसलाबाद के लिए है कि
सिर्फ आप डीपीओ जो हैं वो हो गए या सीपीओ साहब हैं या इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए जो भी आला हुकाम कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको ये देखना होगा कि ये सारा एरिया जहाँ पे आप इनको बैकवर्ड एरियाज़ गिनते हैं वहाँ पे किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है और किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है कि मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और ऐसी सूरत हाल में ये सब जब देखा जा चुका है कि यहाँ पे क्राइम जो है उसकी रेशो जो है वो कम हो ही नहीं रही। पहले 5 कत्ल हुए, उसके बाद 3 कत्ल हुए और इसी तरह से डकैती की वारदातें, जुआ और उसके बाद ड्रग्स बेचा जाना ये एक आम सी बात हो चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में थाना लुंडियावाला से लेके जो चौकी है, या तो चौकी को थाने का दर्जा देकर वहाँ पे नफरी ज़्यादा की जाए, वहाँ पे वैन ज़्यादा की जाएँ और यहाँ पे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ऐसा ना हो कि कोई भी आए और आके वो घर के अंदर एंट्री मारे और सुल्तान राई की तरह वो यहाँ पे फायरिंग कर दे और बंदे मार के वो चलता बने और उसके बाद पता भी ना चले कि वो बंदे कहाँ गए हैं और फिर विक्टिम को कहा जाए कि उनको तलाश करें और हमें बताएं कि कहाँ पे छापे मारने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर। हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि इन लोगों को जिनके घर के 2 चिराग गुल हुए और एक इस वक्त ज़ख्मी हालत में फैसलाबाद में अलाइड हॉस्पिटल में मौजूद है, उनको इंसाफ मिल पाता है या नहीं। One 11 110.